राजीव को आयशा की बात सुनकर थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने उन सारे लोगों को अलग अलग कहानी सुनाकर एक नई कहानी बना दी थी, जिसका राइटर भी वही था और हीरो भी वही था। सबको बस यही लग रहा था कि वो जो करने वाले हैं वो सही है और उनके फायदे की बात है, पर पूरी कहानी में फायदा सिर्फ राजीव को होने वाला था। तभी आयशा ने फोन काट दिया और राजीव भागता हुआ वापस सोफे पर आकर बैठ गया। उसने अपना मुंह अपने हाथों के बीच में छुपा लिया ताकि आयशा को लगे कि वो अभी भी रो रहा है। राजीव, तुम अब रोना बंद करो। मैंने किसी तरह कुछ लोगों से बात करके पैसे अरेंज किए हैं। कल सुबह तक हमारे पास पैसे आ जाएंगे और हम मीनाक्षी के मुंह पर पैसे मारकर बच्चों को वापस लेके आएंगे। लेकिन आयशा, तुमने ये सब कैसे किया? अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है राजीव। मैं तुमसे जितना कहती हूँ तुम उतना ही करो। एक बार बच्चे हमारे पास आ जाएं तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अब तुम आराम करो, मैं भी सोने जा रही हूँ। इतना कहकर आयशा वहां से चली गई और तब राजीव ने सोचा कि उसका काम अभी अधूरा है। वो तुरंत वहां से उठा और अपने लैपटॉप को ले जाकर उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर काम करना शुरू कर दिया। राजीव ने बहुत सारे स्कैम्स किए थे और उसे फोर्जरी करना बहुत अच्छे से आता था, फिर चाहे वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई बैंक का स्टेटमेंट। कुछ ही देर में राजीव ने एक बंडल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करके साथ में स्टेपल कर दिए। राजीव ने देखा कि बाहर सूरज उगने वाला है और उसे नींद भी आ रही थी, पर वो अब चैन की नींद लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये थकान भी उसे बहुत मजे देने वाली थी। तब वो उठा और अपने कमरे की तरफ गया। वहां आयशा बड़े आराम से सो रही थी। कोई भी उसे देखता तो उसे इस बात का विश्वास नहीं होता कि इस औरत के बच्चे गायब हैं। फिर राजीव ने गेट पर नॉक किया। गेट की आवाज सुनकर आयशा नींद में से उठी और उसने राजीव से कहा, क्या हो गया राजीव, इतनी सुबह तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ आयशा, सब ठीक है। दरअसल मेरा मन नहीं लग रहा था। पूरी रात से मुझे नींद भी नहीं आई, तो मैं सोच रहा हूं कि बाहर का एक राउंड लगाकर आ जाऊं। राजीव की बात सुनकर आयशा को लगा कि ये बहुत अच्छा मोमेंट है। अगर राजीव बाहर चला जाएगा तो वो आराम से अपने पार्टनर को यहाँ बुला सकती है और राजीव के वापस आने से पहले वो यहाँ से भाग जाएगा। यही बात सोचकर उसने राजीव से कहा, हाँ राजीव, तुम आराम से जाओ और जब ठीक लगे वापस आ जाना। मैं यहाँ सब संभालूंगी और मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजीव आयशा की बात के पीछे का मतलब बहुत अच्छे से समझ सकता था, पर उसने फिर कुछ नहीं कहा और अपनी गर्दन हिलाकर वो वहां से चला गया। कार में बैठकर राजीव बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहा था और तब वो वहां से निकल गया। राजीव अपने सामने एक खुला आसमान देख रहा था जिसमें एक नई सुबह थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तब उसने कार को साइड में लगाया और बाहर निकलकर उस सीन को देखने लगा। उसे अच्छे से पता था कि हिमाचल में ये उसकी आखिरी सुबह है और वो जी भरकर उस सीन को अपने साथ रखना चाहता था। कुछ ही देर में सूरज ऊपर आ गया और राजीव ने देखा कि 8:30 बज चुके हैं। उसके प्लान का एग्जीक्यूशन टाइम शुरू हो गया है। वो फिर से कार में बैठा और उसने मीनाक्षी के घर का रूट पकड़ा। राजीव अपना डेली वाला रास्ता फॉलो करते हुए मीनाक्षी के घर पहुंचा। इस बार गार्ड्स ने उसकी गाड़ी देखते हुए ही गेट खोल दिया। राजीव ने कार पार्क की और अपने हाथों में डॉक्यूमेंट्स और पैसे का बैग लेकर मीनाक्षी के गेट पर नॉक किया। जब मीनाक्षी ने गेट खोला और राजीव ने देखा कि वो सूट में ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठी थी, राजीव अंदर एंटर हुआ। उसने बैग और डॉक्यूमेंट नीचे रखे। तब मीनाक्षी ने गेट लगा लिया और वो आकर राजीव के पास बैठ गई। बच्चे कहाँ हैं? वो ऊपर कमरे में सो रहे हैं। कल रात को बहुत देर तक जागे। मैंने उन्हें खाना खिला दिया था और थोड़ी देर उनसे बात भी की। वो बस तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को याद कर रहे थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने, लेकिन फिर वो ऐसे ही करते करते थक कर सो गए। अच्छा हुआ, मुझे बहुत चिंता हो रही थी उनकी। आयशा ने क्या कहा? आयशा मुझे कभी घर पर मिली ही नहीं। मैं जब घर पहुंचा तो वो वहां से भाग चुकी थी।
मैं पूरी रात उसे इधर उधर ढूंढता रहा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं बस इस बात से खुश हूं कि उसे पैसे और बच्चे नहीं मिले। तुम चिंता मत करो राजीव, मैंने ऐसे लोगों को हायर किया है जो जरूरत पड़ी तो उसे नरक से भी ढूंढ कर लाएंगे और मार डालेंगे। शायद हम जब तक बात कर रहे हैं तब तक वो मर भी चुकी होगी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरी चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब ये मीनाक्षी कि जब तक ये पैसा मेरे पास रहेगा, कोई ना कोई मुझे परेशान करने बार बार आता रहेगा और मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे सारे पैसे तुम अपने पास रख लो और बदले में मुझे अपने बिजनेस का पार्टनर बना लो। मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं और शादी की डीड भी बनवा ली है। तुम इसे बस एक बार पढ़ लो और साइन कर दो। राजीव ने इतना कहकर डॉक्यूमेंट्स मीनाक्षी को पकड़ाए और वो उन्हें पढ़ने लगी। लेकिन वो ज्यादा कुछ पढ़ती उससे पहले ही राजीव ने उसका एक हाथ अपने हाथ में रखा और कहा, मैं इस दुनिया में अब बहुत कम लोगों पर विश्वास करता हूं और ऐसा लगता है कि तुम उनमें से एक हो। मैं बस अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूं। अभी तक बस मैं आयशा की वजह से रुका हुआ था, पर अब वो नहीं है तो हम एक हो सकते हैं। मुझे भरोसा है कि तुम एक अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बनोगी। राजीव इतना कहकर आगे बढ़ा और उसने मीनाक्षी को किस कर लिया। जब वो दोनों अलग हुए तब मीनाक्षी के चेहरे पर स्माइल थी। उसने फिर जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स को बिना पढ़े साइन कर दिया और फिर डॉक्यूमेंट राजीव को दे दिए। तब राजीव ने डॉक्यूमेंट लिए और वो उठ गया। मैं सोच रहा हूं थोड़ी देर बच्चों को बाहर घुमा कर ले आऊं। वो डरे हुए हैं तो उन्हें मेरे साथ रहने में रिलीफ फील होगा। हम कुछ देर में ही वापस आ जाएंगे, तब तक तुम यहीं रुकना। राजीव वहां से उठा और ऊपर कमरे में जाकर उसने प्रिया और ऋषि को उठाया। फिर वो उन्हें लेकर नीचे आया और फिर कार में बैठकर वहां से निकल गया। कार चलाते वक्त उसे बस एक ही चीज ध्यान थी कि जिस तरह उसने अपने सारे पीसेस प्लेस कर रखे हैं वैसा हो जाए तो उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, और इसलिए वो कार को बस रैंडमली चलाने लगा। प्रिया और ऋषि ने एक बार आयशा के बारे में पूछा। ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि आयशा शायद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही होगी, और ऐसा ही हो रहा था। राजीव के घर से निकलने के कुछ ही देर बाद वहां कुछ लोग मास्क लगाकर घर पहुंचे। आयशा उन्हें देखकर हैरान थी कि वो कौन है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उन लोगों ने अपनी गन निकाली और उसे शूट कर दिया। आयशा की पूरी बॉडी में से खून निकल रहा था और तब वो लोग वहां से भाग गए। वहीं दूसरी ओर सुबह होते ही विनय ने भी अपना प्लान शुरू कर दिया था। उसे बस राजीव का पैसा चाहिए था और उसके प्यार में वो पूरी तरह पागल हो चुका था। वो मीनाक्षी के घर पहुंचा और पीछे के रास्ते से अंदर घुस गया। मीनाक्षी के गार्ड्स उसे देख नहीं पाए और तब विनय ने अपनी गन से मीनाक्षी को शूट करके उसे मार डाला और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। फिर उसने राजीव के पैसों से भरे बैग उठाए और वहां से निकलने लगा, लेकिन विनय को नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो आगे जाने लगा और एक क्लिफ के पास थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुका, पर इतनी ही देर में उस पर आयशा के पार्टनर ने हमला कर दिया। विनय उस अटैक से बच गया और वो दोनों अब बैग के लिए फाइट करने लगे, पर उस स्ट्रगल में उन दोनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्लिफ के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों का पैर फिसला और बैग के साथ दोनों नीचे गिरकर मर गए। लेकिन जो बैग नीचे गिरा उनमें नकली नोट थे, क्योंकि असली नोट तो राजीव के पास थे, जो आराम से सड़क पर गाड़ी चला रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने ऋषि और प्रिया को आइसक्रीम दिलाई थी जो उसे एंजॉय कर रहे थे, और तब राजीव ने अपनी कार मीनाक्षी के होटल के सामने रोकी। वो बड़े एटीट्यूड के साथ अंदर गया और उसने रिसेप्शन पर खड़े होकर मैनेजर को बुलाया। मैनेजर के आते ही राजीव ने उसे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जिन पर साफ साफ लिखा था कि मीनाक्षी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारे बिजनेस राजीव मेहरा के नाम कर दिए हैं
और वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली गई हैं, जहां उसे कोई भी नहीं ढूंढेगा। उन सारे डॉक्यूमेंट्स पर मीनाक्षी की साइन थे, इसलिए मैनेजर को राजीव की बात माननी पड़ी और फिर उसने राजीव को मीनाक्षी के टॉप फ्लोर वाले पेंट हाउस में भेज दिया। पेंट हाउस में एंटर होते ही प्रिया और ऋषि वहां की चीजों को देखने लगे और राजीव तब अपनी चेयर की तरफ बढ़ा। उसने अपने रास्ते के सारे लोगों को बिना हाथ लगाए हटा दिया था और अब वो एक किंग बन चुका था, जिसका अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था।